चलो शॉक थेरेपी के रिगार्डिंग एक दो नॉर्मल बातें हम लोग करते हैं. एज द रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी अबाउट हाफ ऑफ रशियाज 1500 बैंक्स और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रशिया में थे वो बैंकरप्ट हो गए, कंगाल हो गए. ये एक इमेज है रशिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक की जिसका नाम है इनकॉम बैंक. ये चीज़ याद रखना, छोटे छोटे ये फैक्ट्स हैं लेकिन अब क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है, पेपर चेंज हो रहा है, वी शुड बी कॉशियस अबाउट ऑल दीज. ठीक है, रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक इज़ इनकॉम बैंक जो कि 1998 में बैंकरप्ट होता है. एज द रिजल्ट हुआ क्या, द मनी ऑफ 10,000 कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स, मान लो कि आपके और मेरे पापा के जैसे बिजनेसमैन टाइप लोग, ठीक है, प्राइवेट और कॉर्पोरेट क्लासेस के लोग, ठीक है, इनका पूरा का पूरा पैसा लूज़ हो गया अलॉन्ग विद द मनी केप्ट इन द बैंक बाय द कस्टमर्स. नॉर्मल कस्टमर्स भी जो रख रहे थे, रिटेलर्स वगैरह, उन सबके पैसे चले गए. ये कुछ दिक्कतें थी जो हमने कल डिस्कस करी थी, उनमें ये वाला पॉइंट साइड में रह गया था, तो ये भी मैंने आपको कवर करवा दिया. अब हम लोग बात करते हैं कि टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, कंटिन्यू करते हैं कल के टॉपिक को. टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं कि पोस्ट यूएसएसआर रिपब्लिक्स के अंदर क्या चीज़ें हुई. ठीक है, की तो बड़े सारे जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे उनके अंदर हुआ क्या, अंदरूनी हड़कंप मच गया, कन्फ्लिक्ट्स होने लगे. बड़े सारे रिपब्लिक्स के अंदर तो जब वो सेपरेट कंट्री बन गए तो सिविल वॉर भी विटनेसेस हुए वहाँ पे, और इंसर्जेंसीज देखने को मिली. इंसर्जेंसीज आप समझते हो ना, कई लोग इस बगावत पे उतर आते हैं डैट इस रीजन को सेपरेट करके सेपरेट स्टेट या फिर कंट्री बना दो, जैसे नक्सलाइट्स हमारे देश के अंदर होते हैं. इस तरीके से इंसर्जेंट्स उभर कर आए एंड दे वांट सर्टेन एरियाज टू बी क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट और अ सेपरेट कंट्री. उस देश में वो नाखुश थे, नहीं रहना चाहते थे. इस पिक्चर को कॉम्प्लिकेट करने के लिए हमें रशिया के अंदर और रशिया के जो रिपब्लिक्स बाद में कंट्री बन गए और उस वाइल यूएसएसआर के रिपब्लिक्स, हमें वहाँ पर इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है, इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है आउटसाइड पावर्स की. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके टेंशन्स के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे. इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द टेंशन्स एंड द कन्फ्लिक्ट्स इन द पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली आफ्टर शॉक थेरेपी. तो इंट्रोडक्शन तो आपने यहाँ पर जान लिया. अब कन्फ्लिक्ट्स अलग अलग रिपब्लिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं. रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स थे. रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स थे. नाम आपको आज की क्लास में नए सुनने को मिल सकते हैं जो कि आप नॉर्मल लाइफ में नहीं देखते हो. सब पे ध्यान देना एक एक नाम पे. ठीक है, रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स थे. एक का नाम था चेचन्या, दूसरे का नाम था दागिस्तान. ठीक है, चेचन्या एंड दागिस्तान. यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं उस ज़माने में वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट. सेसेशनिस्ट का मतलब होता है आपको इस देश से सेसीड करना है, अलग होना है, सेपरेट कंट्री आपको चाहिए. ठीक है, मॉस्को के जो मेथड्स थे, यानी कि रशिया के जो मेथड्स थे, रशिया की कैपिटल मॉस्को, जैसे हम लोग कभी कभार डिनोट करते हैं ना समक्ष कशिश कि जब न्यूज़पेपर्स आप कभी या करंट अफेयर देखते हो तो इंडिया ना लिख के वहाँ पर न्यू दिल्ली लिखा रहता है. तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज, एक बात करने का तरीका है. तो रशिया कह लो चाहे मॉस्को कह लो, जो रशिया की सरकार के जो मेथड्स थे इन चेचेन रेबल्स के साथ डील करने के लिए, ठीक है, मॉस्कोस मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द चेचन रेबल्स एंड इंडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स, इसकी वजह से बड़े सारे आरोप लगते हैं कि रशिया ने बड़ी सारी ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस करी. जैसे अभी आजकल आपने यूक्रेन और इसके वॉर में देखा होगा कि अंधाधुंध फायरिंग करके इसने एक दिन काफ़ी ज़्यादा एक यूक्रेन के शहर में लोगों को मारा, है ना. तो ऐसे ही जब सिविल वॉर या फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट होती हैं, जब आपके देश से कोई अलग होना चाहता है, तो उस देश की नेशनल सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है कि उस मूवमेंट को, उस वॉलेंट रेबिलियन को रोकने के लिए उसने फोर्स यूज़ करी. ठीक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के आरोप लगे, मिलिट्री का यूज़ करा, मिलिट्री ने बॉम्बिंग्स करी, लेकिन फिर भी बट इट फेल टू डेटर द एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, कि लोगों को जो रियल तरीके से जब रशिया आज़ाद हो गया, यूएसएसआर से अलग हो गया, सेपरेट कंट्री बन गई, फिर भी लोगों की जो इंडिपेंडेंस के एस्पिरेशंस जो थे ना, उसको कंप्लीट तरीके से मीट नहीं कर पा रहा था रशिया. और रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, उसके अंदर दो रिपब्लिक्स थी, चेचन्या और दागिस्तान. वहाँ पर हमें वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती हैं कि रशिया से अलग करके हमें सेपरेट कंट्री बना दो. एक तो एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा, नंबर 1 रशिया का. अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया की. सेंट्रल एशिया में जैसा कि आप जानते हो, शुरू से पढ़ रहे हो आप इस चैप्टर में मेरे साथ, हमें अलग अलग रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं. अज़रबैजान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान. ठीक है, तो तजिकिस्तान में क्या हुआ,
तजिकिस्तान में सिविल वॉर चलता है। सिविल वॉर आप जानते हो, जब दो ग्रुप्स के बीच में विद इन द कंट्री लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और वो एक प्रकार से इंटरनल वॉर होता है जिसमें कोई ग्रुप जो है वो सेपरेट रीजन्स की बात करता है। जैसे एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे। सिविल वॉर श्रीलंका में काफ़ी टाइम तक चला, जहाँ पर सिन्हालीज और तमिलियंस एक दूसरे से लड़ते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारा लैंड है और दूसरी कम्युनिटी को पूरी तरीके से यहाँ से देश से बाहर निकालो। सिविल वॉर जनरली उन देशों में देखने को मिलता है हमें इतिहास में, या करेंटली भी जहाँ पर चल रहा होता है, जहाँ पर मेजरली दो कम्युनिटीज़ डोमिनेंट कम्युनिटीज़ होती हैं उस कंट्री की, और एक कम्युनिटी नहीं चाहती कि दूसरी कम्युनिटी हमारे साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे और हमारे साथ रिसोर्सेज शेयर करे। और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। तजिकिस्तान में सिविल वॉर विटनेस होता है जो कि 10 सालों तक चलता है, साल 2001 तक। 1991 में ये सारे रिपब्लिक्स आज़ाद हुए थे, 10 साल मतलब 2001 तक ये सिविल वॉर चलते हैं। इस रीजन में अगर हम लोग पूरी बात करें तो यहाँ पर हमें सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या? अलग अलग सेक्ट, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप के बीच में लड़ाई। अभी मैंने आपको सिविल वॉर की डेफिनेशन समझाई ना। दो ग्रुप्स नहीं चाहते कि वो साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करें एक दूसरे के साथ या फिर पावर शेयर करें। एक ही ग्रुप वहाँ पर वो कहता है कि हम ही रहेंगे या तो तुम रहोगे। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट यहाँ पर मतलब सेक्ट, कम्युनिटी के बीच में लड़ाई है। अब सेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, रिलीजियस सेक्ट भी हो सकते हैं, कलर के बेसिस पे हो सकते हैं, रीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, या अपनी पावर सिद्ध करने के बेसिस पर कि लड़ के देख लो, हमसे पता लग जाएगा या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। इस प्रकार का सिनेरियो हमें तजिकिस्तान में देखने को मिलता है। सेंट्रल एशिया की दूसरी रिपब्लिक की बात करें, अजरबैजान। अजरबैजान का एक प्रोविंस था जिसका नाम था नगोर्नो काराबाख। ये नाम है प्रोविंस का पूरा, नगोर्नो काराबाख। इसलिए मैंने बोला था आज के लेक्चर में कि आपको ऐसे रीजन्स, ऐसे एरिया सुनने को मिलेंगे जो कि आप नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं सुनते हो, अखबारों में नहीं सुने होंगे आपने। अजरबैजान का जो प्रोविंस है ये नगोर्नो काराबाख, यहाँ पर कुछ लोकल आर्मेनियंस रह रहे थे जो कि अलग होना चाहते थे अजरबैजान से, और अलग होने के बाद वो आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। एक कंट्री है आर्मेनिया, उसको ज्वाइन करना चाहते थे। जॉर्जिया के अंदर हमें एक डिमांड देखने को मिलती है आज़ादी की, जो कि जॉर्जिया के 2 प्रोविंसेस से आती है, जिसकी वजह से अगेन जॉर्जिया के अंदर हमें सिविल वॉर देखने को मिलता है। बड़ी सारी और भी मूवमेंट्स हमें, जो एग्जिस्टिंग सरकारें वहाँ पे चल रही थी, एग्जिस्टिंग रिजीम का मतलब एग्जिस्टिंग सरकारें जो वहाँ पर चल रही थी इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, जो कि अर्ट्सवेल यूएसएसआर के पार्ट थे, वो हमें वहाँ पर कुछ वॉलेंट मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। अभी अर्ट्सवेल रिपब्लिक्स कौन कौन से? यूक्रेन के अंदर इसी प्रकार की मूवमेंट, किर्गिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, जॉर्जिया के अंदर देखने को मिलती है। कंट्रीज़ और जो प्रोविंसेस थे वो डिस्प्यूट जो था लैंड तक सीमित नहीं था, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी थे इन सब के बीच में। इन सब की वजह से हुआ क्या, हर जगह जो ये कंट्री सेपरेट होकर पहले तो बहुत अच्छे से बन गई कि हम लोग अब यूएसएसआर के पार्ट नहीं है, अब सेपरेट कंट्री हैं, अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा तक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरी थी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, इनके पास बड़े सारे रिसोर्सेज थे, मैंने आपको बताया था, याद है ना? वो पाइप वगैरह क्रॉस होती थी तो रेंट वगैरह मिलता था, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, ठीक है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऐसे रीजन्स हैं जो कि ब्लेस्ड हैं वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज से, जिसकी वजह से इन रिपब्लिक्स को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिला। सेंट्रल एशिया आगे चलते जैसे जैसे साल आगे बीतते हैं तो वो एक जोन बन जाता है, जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। बड़ी सारी ऑयल कंपनीज यहाँ पर आके अपना दबदबा बनाना चाहती थी और सेंट्रल एशिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, उन पे अपना कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि ये रीजन बहुत क्लोज लाई करता है बड़ी सारी मेजर पावर्स के। रशिया, चाइना पास है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के बिल्कुल पास है। तो इन सारी कंट्रीज़ की नज़र आने लगी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स के रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। जब 9/11 अटैक्स होते हैं 11 सितंबर 2001, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको 3rd चैप्टर में काफ़ी डिटेल में। यूएसए इन सभी रीजन्स के अंदर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर अपने मिलिट्री बेसेस बनाना चाहता था 9/11 अटैक्स के बाद। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गल्फ वॉर में भी इवन सद्दाम हुसैन की रिजीम को कंट्रोल करने के लिए, और इन सभी गवर्नमेंट को, इन सभी सरकारों को अच्छा खासा पे करने के लिए यूएसए रेडी था इन सभी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, कि वो इनके मिलिट्री बेसिस को हायर कर सके और
ये चाहता था उनसे कि जब वो मिलिट्री बेसिस बना ले तो ये सारे कंट्रीज़ के मिलिट्री बेसिस यूएसए के एरोप्लेन्स को अलाउ करें कि वो इनके ऊपर से उड़े ड्यूरिंग द वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक। 9/11 अटैक्स अफगानिस्तान एंड इराक, मतलब सद्दाम हुसैन का गल्फ वॉर 1 एंड गल्फ वॉर 2। कहानी आपने सुनी तो होगी पक्का, लेकिन मैं डिटेल में 3rd चैप्टर में बता दूंगा। तो आप समझ पा रहे हो ना, ये कहानी वही है मिलती जुलती, जैसा कि कल हमने वो नहीं पढ़ा था कि ऑयल पाइपलाइंस क्रॉस होती थी जिन जिन कंट्रीज से, तो उनको रेंट मिलता था। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जब 9/11 अटैक्स हो गए तो यूएसए ये बोलता था कि हमें मिलिट्री बेसिस बनाने दो, हमारे प्लेन को अपनी टेरिटरीज के ऊपर से गुजरने दो, बदले में हम तुम्हें इकोनॉमिक और सोशल प्रॉफिट वगैरह देंगे। कैसे देंगे वो हम 3rd चैप्टर के अंदर सीखेंगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ जितना सिलेबस कैंसिल हो गया है सीबीएसई बोर्ड से, उसको ये समझ के मत छोड़ दो। आपको स्टोरी पूरी जाननी पड़ेगी, वरना चीज़ें काम नहीं करेंगी आपके लिए। आपको कहानी, ये कहानी की तरह है एनसीईआरटी, ये वाली भी और दूसरी वाली भी, इंडिया वाली भी, उसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। हाउएवर रशिया जो था वो परसीव करता था इन स्टेट्स को एस नियर अब्रॉड, यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अभी तक तो उसका पार्ट थे, लेकिन अब उनको ये मानता था बिल्कुल हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं एक तरीके से। और रशिया ये मानता था कि यहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना कि यूएसए के मिलिट्री बेसिस होने की वजह से यूएसए का इन्फ्लुएंस हो। चाइना के इंटरेस्ट यहाँ पर क्यों थे? चाइना यहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर उसकी नज़र थी, और चाइना ने यहाँ पर बड़े सारे बॉर्डर्स में बड़े सारे चाइनीज़ को सेटल करना शुरू करा था और इन रीजन्स के साथ ट्रेड कंडक्ट करना शुरू करा था। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, जो हमने कवर करा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कंटेक्स्ट में, हमने ये सीखा है अभी तक की डिस्कशन में कि रशिया की नज़र थी यहाँ पर क्योंकि वो उसको नियर अब्रॉड मानता था। चाइना की नज़र थी क्योंकि उसको ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा प्यार था इन रीजन से। यूएसए की नज़र यहाँ पर इसलिए थी बिकॉज जो भी वॉर्स हुए मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए मारना चाहता था। आप कहोगे अफगानिस्तान तो सुना है हमने तालिबान की वजह से, पाकिस्तान क्यों? अगर आपको याद हो, आपने नाम सुना हो ओसामा बिन लादेन, ये तालिबान का सबसे बड़ा लीडर था जिसने 9/11 अटैक्स को अंजाम दिया था। यूएसए की मिलिट्री ने सीक्रेट ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तान का एक शहर था एपोटाबाद में जाकर मारा था इसको। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है, ओरिजिनल क्लिप्स भी हैं जो कि डिस्कवरी चैनल पे काफ़ी बार आ चुकी है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, या फिर आपने ओसामा बिन लादेन का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो। इसको यूएसए ने सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन के तहत इसको उठाकर ले गए थे, मार दिया था। और इसकी बॉडी कहाँ है? यूएसए तो ये क्लेम करता है कि हमने समुद्र के अंदर गाड़ दी, पैसिफिक ओशन वगैरह के अंदर। इसकी बॉडी आज तक रिकवर नहीं करी जा सकी है। और यूएसए को 9/11 अटैक्स के बाद जो शक हुआ था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ही टेररिस्ट कैंप्स तालिबान वगैरह पे शक हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर जो है ना अलकायदा, तालिबान, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे जो टेररिस्ट कैंप्स थे इन कंट्रीज़ में टारगेट करा था। तो यूएसए के अपने इंटरेस्ट थे दैट यूएसए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से क्रॉस आना जाना करना, प्लेन्स वगैरह बनाना, मिलिट्री बेसिस वगैरह बनाकर इन पे नज़र रखना चाहता था। रशिया उनको नियर अब्रॉड मानता था। रशिया कहता था कि हमारे बिल्कुल बगल में हैं ये कंट्रीज़, तो हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। चाइना का ये मानना था क्योंकि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज अच्छी माइन मिलती हैं, तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये पढ़ रहे हो कि हाउ दिस होल रीजन बिकेम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन। और यहीं से क्वेश्चन आता है, क्या उस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बिकेम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन आफ्टर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम यूएसएसआर? ठीक है, अभी हम लोग टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने याद रखना कि सेंट्रल एशिया की बात कर ली, उसके बाद हमने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की ये भी बात कर ली कि हाउ इट बिकेम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन। इससे पहले हमने रशिया की बात करी। सेंट्रल एशिया में हमने काफ़ी सारी बातें करी, लाइक वी टुक एग्जांपल ऑफ तजिकिस्तान, उसके बाद अज़रबैजान, फिर हमने जॉर्जिया की बात करी, उसके बाद किर्गिस्तान की बात करी हमने, ठीक है। और अब हम बात करेंगे ईस्टर्न यूरोप के अंदर चेकोस्लोवाकिया की। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेक रिपब्लिक कहते हैं आज के टाइम में इसे। ईस्टर्न यूरोप के अंदर क्या हुआ, चेकोस्लोवाकिया पीसफुल तरीके से स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में। एक तरफ टेरिटरी बनकर आई चेक्स की और दूसरी तरफ स्लोवैक की, ठीक है। इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई ये दोनों, समझ गए ना। चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी, इसके अंदर स्प्लिट हो गया।
पीसफुल तरीके से हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा, ज़्यादा जान माल की नुकसान, खून खराबा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो है तो एक प्रकार से टेंशन ही ना है कि देखो भाई पीसफुली क्रिएट हो गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता ना ये पीसफुली क्रिएट, तो जैसा कि ऊपर आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े तो सिविल वॉर वगैरह होकर होता, लेकिन होकर तो रहता ही, ठीक है। इसलिए हम इसे टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स की कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस कैटेगरी के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को। पीसफुली स्प्लिट हो गया, लेकिन हुआ तो ना स्प्लिट होना क्या अच्छी बात होती है कंट्रीज़ की, या एक कंट्री में से दो कंट्रीज़ निकल रही हैं, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया गॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, चेक्स एंड स्लोवैक्स, जो कि 2 अलग अलग कंट्री बन गई। लेकिन ईस्टर्न यूरोप में और ज़्यादा सीवियर तरीके से कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। यूगोस्लाविया एक जगह थी, याद है ना, यूगोस्लाविया का एक रिपब्लिक था जिसका नाम था बल्कान रिपब्लिक, ठीक है। 1991 के बाद हुआ क्या, ये जो बल्कान रिपब्लिक्स थे यूगोस्लाविया से अलग होकर इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, और भी प्रोविंसेस के अंदर वो टूट गए और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। कहने का मतलब ये है कि हमें और भी जगह से और भी रीजन से ईस्टर्न यूरोप के अंदर, आपने चेकोस्लोवाकिया का एग्जांपल देख लिया, यूगोस्लाविया का देख लिया, इसके अलावा आफ्टर 1991 दिस ईस्टर्न यूरोपियन रीजन ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस। क्रोशिया यहाँ से निकला एक सेपरेट कंट्री, स्लोवेनिया एक सेपरेट कंट्री बनकर आया, बॉस्निया एक सेपरेट कंट्री बनकर आया, एंड हर्जिगोविना एक सेपरेट कंट्री बनकर आया। ये नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे बिकॉज आप पहली बार इनसे वाकिफ़ हो रहे हो, आपने पहले नहीं सुने होंगे ये नेम, मैं जानता हूँ। हर कोई हर साल थोड़ा सा परेशान होता है नेम्स में, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जो एथनिक सर्ब्स थे, यानी कि सर्बिया की कम्युनिटी थी एथनिक सर्ब्स, उन्होंने इस चीज़ को अपोज करा, ठीक है, कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं होने देंगे, और ये जो क्रोशिया, स्लोवेनिया, ये सब जो टेरिटरीज अलग हो रही हैं, हम इनका विरोध करेंगे ताकि ये सेपरेट कंट्री ना बना पाए। तो हुआ क्या, एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड अ मैसेकर ऑफ नॉन सर्ब बॉस्नियंस फॉलोड। जो नॉन सर्ब्स बॉस्निया के जो लोग थे उनका लार्ज स्केल पर मैसेकर हुआ, मर्डर हुआ उनका। कुल मिलाकर आप कन्फ्लिक्ट है, मतलब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं आपको एक एक वर्ड यहाँ से एक एक लाइनें याद हो, आप जस्ट समझ गए, इट इज़ मोर देन इनफ। फिर हुआ क्या, यहाँ पर यूगोस्लाविया के अंदर सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई, और यूएसए तो कोल्ड वॉर के बाद चूकता ही नहीं था अपनी पावर दिखाने से, है ना। तो नेटो जो था उसने इंटरवीन करा, और यूगोस्लाविया में बॉम्बिंग होती है, जिसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई। इंटर एथनिक सिविल वॉर वहाँ पर चला। सिविल वॉर मतलब नॉर्मल कोई ऐसा कम्युनिटीज़ के बीच में नहीं चला, एथनिसिटी को लेकर चला। इट वॉज अ एथनिक क्लैश, ये चीज़ हुई। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स हमने ख़त्म करा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ये सारी टेरिटरीज आपको याद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।